नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। राज्य की विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने की है धामी के कार्यों की सराहना। देवभूमि का हर कार्य हम सबका है, कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। देवभूमि के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया इस दौरान। तो इस पूरी मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रदेश की जो विकास परियोजनाएं हैं, जो विकास कार्य प्रदेश में किए जा रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जो प्रदेश के विकास कार्य हैं उसे लेकर मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। विकास कार्यों को लेकर देवभूमि का हर एक कार्य हम सभी का काम है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए, उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवा घाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे। और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान क्या कुछ चर्चा की है मुख्यमंत्री धामी ने, वो आपने सुना। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। रामनगर में हुड़की बोल कार्यक्रम का आयोजन, धान की रोपाई में किया गया कार्यक्रम। कुमाऊं में सदियों से चली आ रही हुड़की बोल की परंपरा। काशीपुर में टाइगर ने दी दस्तक, लोगों के दिलों में डर का माहौल। कुंभकर्ण की नींद सोए जिम्मेदार अधिकारी। रुड़की में सुलानी पुल हुआ कमजोर, प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप। बड़े वाहनों की आवाजाही पर लगाया गया प्रतिबंध। उत्तरकाशी में माघ मेले का होगा आयोजन, आजाद मैदान में ही होगा मेले का आयोजन। कई वर्षों से बदहाली के आंसू बहा रहा है मैदान। उत्तरकाशी में माघ मेले का आयोजन, आजाद मैदान में होगा कार्यक्रम। काशीपुर में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा चाकू बरामद। आगे की पुलिस कार्रवाई में जुटी।
स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसको लेकर देहरादून में बीजेपी संगठन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार की ओर से मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन की ओर से रजनीश बिष्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को जीत दिलाएं और चुनाव को लेकर पूरी तैयारी भी करें। देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी, जिसमें कि सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए। और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहाँ पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है। और चलिए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को और तेज किया है। बीएल संतोष के दौरे में उपचुनाव की बात हुई है। सौरभ बहुगुणा को प्रभारी बनाया गया है उपचुनाव को लिए। उपचुनाव के लिए सौरभ बहुगुणा को प्रभारी नियुक्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़ी खबर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर। कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जहां पर अब बहुत जल्द उपचुनाव होने जा रहे हैं। और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो आपको बता दें। बीजेपी की ओर से प्रभारी बनाया गया है उपचुनाव को लेकर। सौरभ बहुगुणा को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है और बीजेपी ने तैयारियां दरअसल अब और तेज कर दी हैं उपचुनाव के मद्देनजर। और हमारे सहयोगी दीपक जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर। दीपक, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां लगातार तेज दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने भी बैठक करते हुए फैसला किया है, सौरभ बहुगुणा के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रभारी बनाया गया उपचुनाव के लिए। किस तरह की धरातल पर तस्वीर अभी दिखाई दे रही है? देखिए रितेश, हम बताना चाहेंगे, सौरभ बहुगुणा जी पहले से ही बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर हैं और उनको बागेश्वर जिले का पहले से पुराना अनुभव है। काफी लगातार उनका यहाँ आना जाना लगातार है, तो इसलिए उनको यहाँ पर उपचुनाव से पहले उनको यहाँ पर वो बनाया गया है, जिससे अब साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर उपचुनाव होना तय है। बीजेपी की ओर से जो भी अंतिम तैयारियां हैं वो पूर्ण की जा रही है। बाकी बात करें विधानसभा बागेश्वर की, विधानसभा बागेश्वर में लगभग पिछले साल लगभग महिला वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है, पुरुषों से ज्यादा। देखना है इस बार महिलाएं उसी रूप में बाहर निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। बागेश्वर उपचुनाव इस साल और भी खास होने वाला है, क्योंकि ना बीजेपी के पास ठोस कैंडिडेट है, ना कांग्रेस के पास जिताऊ कैंडिडेट है। दोनों जगह नए कैंडिडेट का यहाँ पर मैदान में आना दिख रहा है। और यहाँ पर जो सौरभ बहुगुणा जी है, इन पर काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से ये उपचुनाव को यहाँ पर ये करवाते हैं। बीजेपी की ओर से लगभग सारी तैयारियां पूर्ण होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं बीजेपी की ओर से। हमारे सहयोगी दीपक जोशी ने जानकारी दी है। दरअसल पहले से जिला प्रभारी हैं और अब उन्हें उपचुनाव की दरअसल जिम्मेदारी भी सौंपी गई है पार्टी आला कमान की ओर से। उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है सौरभ बहुगुणा को। बहुत जल्द उपचुनाव यहां पर होना है इस सीट पर और इसके मद्देनजर तैयारियां दरअसल तेज की जा रही हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने, आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय में पीसी की और इस दौरान उन्होंने मुख्य 3 मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। चमोली करंट हादसे को दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया। जिस कंपनी ने 16 लोगों की जान ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। बड़ी सुर्खियों में है और मैंने ये सुना है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जो लोक सेवा आयोग की परिधि के पद थे, उनको बिना नियमों में बदलाव किए हुए उन पदों को चिकित्सा सेवा चयन आयोग से भर दिया सरकार ने। स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय ने बिना नियमों में परिवर्तन किए उन पदों को
वहां से भर दिया, और उसमें भी अब किंतु परंतु अब तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को, चूंकि वो मंत्री का रिश्तेदार है, उसके कम नंबर आने के बाद भी उनको स्थान मिल गया है, जिन्होंने पैसे दिए उनको स्थान मिल गया। नकल कराने के नए तरीके इजाद कर दिए गए हैं कि भाई फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, किसी पे 4 पेज के क्वेश्चन बैंक जारी कर दिए जाते हैं, और जिनसे नकल करानी है उनको कहा जाता है कि उसी में से 80% क्वेश्चन आएंगे, इस बात के पैसे लिए जाते हैं। ये तमाम बातें समाचारों में आ रही हैं। तो वहीं देहरादून में महानगर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उर्मिला थापा के नेतृत्व में कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेसियों ने नगर निगम में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ किया है। प्रदर्शन के दौरान उर्मिला थापा ने कहा कि साईं मंदिर के बगल में नगर निगम की ओर से किसी व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाती है, ऐसे में क्या आवंटन से पहले उस व्यक्ति का सत्यापन नहीं कराया जाता। उस दुकान वाले के बेटे ने 2 लोगों को चाकू मारा, राजपुर में रिकॉर्ड है। तो क्या जब ये कुछ भी वो करते तो क्या वेरिफिकेशन नहीं कराते? आप किस व्यक्ति को क्या दे रहे हैं? माहौल बिगाड़ने के लिए वार्ड का नाले के लिए एमएलए साहब खुद वहाँ गए, महिला ने हल्दी बो दिए, नाले में 40 फीट का नाला है। आसपास के लोग कहते हैं कि आप हमारी दीवार तोड़ के जैसे भी ले जाइए, हम अपनी दीवार दोबारा बनाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। नाले खाले बंद हो रहे हैं, मचान रेस्टोरेंट के बगल में नाला हमारा बंद हो रखा है। भू माफियाओं द्वारा, जो बड़े बड़े भू माफिया हैं, उनके विद खासा नंबर मैंने नगर निगम से कई बार प्रार्थना पत्र एमएनए साहब को दिए, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ क्या कार्रवाई नहीं, मुझे नहीं मालूम है। एक मामले में जब मैंने उस फाइल को पढ़ा तो जो नगर निगम का 43 नंबर में नगर निगम की जमीन है। हरिद्वार में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ में आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। जहां खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। दूसरी तरफ इसी जल प्रलय में हजारों की संख्या में बेजुबान भी प्रभावित हुए। पशुपालन विभाग का शुरुआती आंकड़ा 22,000 बेजुबानों के प्रभावित होने की बात कह रहा है। ऐसे में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन कर आंकड़ा जुटाने के आदेश दिए हैं, जिससे सही तस्वीर साफ हो पाए। उनको तो जरूर इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा मिल जाएगा, और जिन पशुओं की आपदा के दौरान डेथ हुई है वो पूरा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, और फिर जो भी फैसला लिया जाएगा वो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पशुपालकों और किसानों के हित में होगा। प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने महिला वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में बहुत सी खामियां भी पाई, और इस पर कुसुम कंडवाल ने कहा कि अस्पताल में बहुत खामियां हैं, जिसको लेकर स्टाफ, नर्स और डॉक्टर के साथ मीटिंग की जाएगी। इस दौरान कुसुम कंडवाल ने कहा कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अस्पताल स्टाफ, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है। पहले भी ये दोनों हॉस्पिटल में आई हैं, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट यहाँ पे आ रही हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक वैसा सेंटर भी है, और मुझे लगता है कि सभी दूरस्थ क्षेत्रों के या अगल बगल के जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ से जो भी महिलाएं जिस तरह का केस अगर वहाँ पे नहीं हो पा रहा है सॉल्व, तो दून हॉस्पिटल में आ रहे, तो प्रेशर इसलिए भी एक बेड में 2-2 की स्थिति आ रही है। मेरी अभी बात हुई है डॉक्टर सयाना जी मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात हुई है, और मैंने व्यवहार के बारे में कहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। उसके लिए भी मैंने उन्हें कहा है कि आप देखें इनको सख्ती से, अगर किसी का व्यवहार पेशेंट के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि दूर क्षेत्रों से अगर महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मधुर जैसा होना चाहिए इसके लिए। और अभी मैं सभी पेशेंट से मिल के आई हूँ, और महिलाओं को दिक्कत है कि एक बेड में 2-2 हो जा रहे हैं, इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि सारे हॉस्पिटलों से यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। तो वहीं इस पर डीएम वंदना सिंह ने कहा कि सभी राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वे किया जा रहा है। कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है और कुछ का काम जारी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं, जिसमें हाईवेज, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के किनारे जो अनऑथराइज्ड तरीके से अतिक्रमण किया गया है विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा,
तो उसमें अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने टीम बनाई है। कुछ अतिक्रमण चिन्हित हो भी गए हैं। जो खुटानी बदनपुरी वाला क्षेत्र है उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित हुए थे, जिनमें से 1-2 को हटवा भी दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में। और नया जो सीमांकन वगैरह है, चिन्हीकरण है, उसकी कार्रवाई चल रही है। समय से इसको हम लोग प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और जो भी कंप्लायंस है वो माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करी जाएगी। देहरादून में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आयुष विभाग में नियुक्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की पुत्री को गलत तरीके से आयुष विभाग में नियुक्ति देने का दावा किया है। इस पर बागेश्वर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। नियुक्तियों में पारदर्शिता को लेकर सरकार के दावे खोखले हैं, जिसका जवाब जनता जरूर देगी। देखिए, एक हमारे स्वर्गीय पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर चंदन रामदास जी की पुत्री के नियुक्ति के बारे में आज बॉबी पवार ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वो मैंने लाइव देखा था पूरा इंटरव्यू उसका। तो उसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो चयन होना चाहिए था वो प्रक्रिया न करके इन्होंने एक जो यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो इन्होंने जो 5400 पे ग्रेड में जो उसको नियुक्ति दी है वो एक अवैधानिक नियुक्ति उन्होंने करार दे रखी है। और जिसमें कि आज हम भी उसके लिए जो है एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस बात का खुलासा होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है वो कहती है कि हमारे द्वारा भ्रष्टाचार और युवाओं और जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आए दिनों आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और नेताओं के द्वारा जो है ये भ्रष्टाचार किया गया है और वो चालाकों के पीछे भी हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति हुई है इसका खुलासा होना चाहिए। तो वहीं हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं। सफाई कर्मचारियों के सफाई के नाम पर वार्ड से गायब रहने और काम न करने जैसी शिकायतों को बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसमें अब ऐसे लापरवाह और कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। फिर कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि नायक गलत कर रहे हैं। तो मैंने अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से अपेक्षा करी है कि वो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कर्मचारियों में और नायकों में विवाद हो रहा है उसकी गोपनीय जांच कराएं और स्पष्ट करें कि कौन दोषी है। दूसरा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चाहे नायक हों चाहे कर्मचारी पर्यावरण मित्र हों, जो भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, अपनी बीट में अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर रहा है, नालियों को क्लीन नहीं रखने का काम नहीं कर रहा है, अब पुष्टि होने पर मैं किसी भी दशा में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।